कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो क्लास है, लेक्चर है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी कहते हैं हम लोग, उसके साथ जो लिगेंड्स उसके साथ अटैच है, उस लिगेंड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो एक प्लेन में पड़ता है या फिर प्लेन में नहीं भी हो सकता है, या प्लेन से बाहर भी हो सकता है, आगे पीछे, जिसको हम स्पेस कहते हैं, स्पेस में भी फैला हो सकता है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम लोग इस पिरामिडल या यूं कहो कि स्क्वायर पिरामिडल या टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से अलग अलग उसका फिगर होता है। उन सबको मिला करके हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमारा आता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में है कि कोई एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ 4 लिगेंड्स है, और ये चारों लिगेंड्स जो है बिल्कुल सेंट्रल एटम के साथ इस तरह से अटैच है कि उससे सबसे होकर के प्लेन अगर पास किया जाए तो प्लेन सबको टच करेगा, तो इसको हम लोग स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। उसके बाद टेट्राहेड्रल आता है, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी 4 लिगेंड्स यहाँ पे अटैच है। तो ये चारों लिगेंड्स जो एक प्लेन में नहीं है, वो आगे पीछे है, जिसको हम स्पेस कहते हैं। जिस तरह से अगर हमने ये 3 फिंगर्स को ऐसे फैला दिया तो ये 3 एक ट्राइपॉड का काम करता है और एक ऊपर कर दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर पिरामिडल या बाई पिरामिडल भी कहते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ 5 लिगेंड्स इसका, यानी 5 डोनर एटम है यहाँ पे। तो 5 लिगेंड्स में ये जो 2 बोल्ड दिखाया गया, ये 2 आगे की तरफ है, डॉटेड को पीछे कर दिया गया है, और ये जो है ये जस्ट ऊपर है, यानी 2 आगे है इस तरह से और 2 पीछे की तरफ है, और एक वर्टिकली अपवर्ड कर दिया। तो 5 लिगेंड्स है, इससे जो फिगर बनता है इस पे स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं। उसके बाद आता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में भी यही फिगर है आपका। तो इसमें 2 आगे 2 पीछे था इसमें, और ये 2 आगे 2 पीछे नहीं है। यहाँ पे क्या किया है कि ये एक जो है बोल्ट वाला इधर की तरफ दिखाया गया, ये इसको फ्रंट मानते हैं और ये पीछे की तरफ मानते हैं। ये थोड़ा सा कर्व है और ये दोनों बिल्कुल प्लेन में है। ये इसको हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं, ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है आपको ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में होता है क्या, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी इसमें आपको जो लिगेंड्स है उसके साथ जो अटैच है, नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे 6 होगा। तो इसमें 4 लिगेंड्स एक प्लेन बनाता है, स्क्वायर प्लेन बनता है। एक स्क्वायर प्लेन बना दो हॉरिजॉन्टल में, और उस प्लेन के बीच से एक वर्टिकल ऊपर कर दो, एक वर्टिकल नीचे कर दो। तो ये जो फिगर बनता है, जैसे मान लिया जाए इस तरह से हमने एक फिगर बनाया, एक स्क्वायर बनाया इस तरह से। अब ये स्क्वायर बन गया, इस स्क्वायर को हॉरिजॉन्टल में समझ लो। अब एक ऊपर की तरफ ले लो और एक नीचे की तरफ ले लो। एक वर्टिकली अप का मतलब प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। अब इन सब को आप इसे मिला दो, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे है, इस सब को ऐसे मिला दो कॉर्नर से, एक ऊपर चला गया और एक नीचे की तरफ आ गया। तो ये फिगर जो बना, इस फिगर को हम लोग ऑक्टाहेड्रल फिगर कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग जब इसका नाम लिखेंगे बच्चों, हमारा जो मेन मकसद है इसमें, जो आपका क्वेश्चन जो बेसिकली आपका सेट किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर का नेमिंग पे होगा ज़्यादातर। वो नेम मतलब IUPAC नेम। उस नेम को लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अभी जितनी सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, जान रहे हो, आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नंबर यानी नोमेनक्लेचर क्या होगा, कैसे उसका नाम हम लोग लिखेंगे, उसकी तैयारी अब तक हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन हमने दे दिया है। वैसे इसके बारे में केमिस्ट्री क्लास 11th में ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे रिपीट कर दिया गया। द चार्ज कैरिड बाय CMA, यानी सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज होता है, कब वो चार्ज डेवलप होगा, तो बोलते हैं जब जितने भी लिगेंड्स है वो सारे लिगेंड्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर, यानी लिगेंड्स ने सेंट्रल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, ये दोनों, मान लो कि एक CMA है यहाँ पे मान लिया जाए, और यहाँ पे कोई एक लिगेंड है,
तो इन दोनों के बीच अगर बॉन्ड है तो ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है और एक CMA का इलेक्ट्रॉन है। इनफैक्ट चूंकि यहाँ डेटिव बॉन्ड बनता है, तो बच्चों आप जानते हो क्लास 11 से, ये डेटिव बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ से आता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड का होता है, मतलब वो CMA का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जितने भी इसमें लिगेंड्स है वो सारे लिगेंड्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के वहां से अगर रिमूव हो जाता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम का जो अपना एक ओरिजिनल पोजीशन जिस पोजीशन में है, वो चाहे एटम के पोजीशन में, आयन के पोजीशन में, जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में इसको छोड़ दिया जाए, लिगेंड्स को अलग कर दिया जाए, इनफैक्ट अगर समझा जाए शॉर्ट में, तो उस समय सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज डेवलप होगा उस चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेटल के फॉर्म में होता है और लिगेंड सब जब आउट हो गया, बॉन्ड बनाया था इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन तो लिगेंड का ही था, तो ये अगर चला गया तो इनके पास कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट उसका 0 कहते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा मैं बता दिया यहाँ पे कि इसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा दूँ। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस के शक्ल में दे रखा है कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA। इसमें जो CMA है सेंट्रल मेटल एटम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। तो इस कड़ी में यहाँ पे CMA, पहले तो आपको CMA चिन्हित करना पड़ेगा। निकेल CMA है, निकेल यहाँ भी है, आयरन CMA है और यहाँ भी आयरन CMA है। अब इनके साथ देखो यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप है 2, उसके बाद यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पे 0 है। और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिंपली इसका नाम हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और अगर काउंटर आयन चाहे इधर कुछ लगा है या इधर कुछ लगा हुआ है, काउंटर आयन दोनों तरफ बाहर होता है, चाहे इस साइड में होगा या इस साइड में होगा, वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है। तो उस काउंटर आयन के साथ अगर इस पूरे को नाम देंगे तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। सो फार एज केवल ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके देखना है आपको कि मेटल कौन सा है। तो यहाँ पे मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर निकेल निकेल निकेल, आयरन है आयरन है, ये पोटेशियम ये भी मेटल है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, वो काउंटर आयन का काम करता है, तो इसलिए हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम की बात हो रही है, चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर उसी का होता है, तो ऑक्सीडेशन उसी का होता है। तो नंबर 1 मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी 3 आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे निकेल का हमें पता करना है, नहीं पता है तो मान लेते हैं लेट ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट ऑफ निकेल जो है वो X ले लिया। अब हम लोग करते क्या है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट है, यानी उनके साथ जितने भी लिगेंड्स है, उन सारे लिगेंड्स का चार्ज कितना है उसको देखना है। तो निकेल का तो हमने X कंसीडर करा। अब ये जो NH3 है ये एक कंप्लीट कंपाउंड है, और कंप्लीट कंपाउंड पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है इस पर कोई चार्ज नहीं है, और ये 6 मॉलिक्यूल है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल करने के बाद इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में जो चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है तो +2 के फॉर्म में रहेगा, अगर ये नेगेटिव रहता है तो यहाँ -2 कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ से इसको अगर हम देखेंगे, दिस बिकम 0, तो x + 0 = हो गया 2, यानी x = 2 हो गया। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल जो है वो यहाँ पे 2 है। और जनरली हम लोग यहाँ पे एक साइन का बहुत बड़ा फैक्टर है, यहाँ पे ये 2+ हम लोग नहीं लिख करके +2 लिखते हैं। अब ये 2+ और +2 में क्या फर्क है, 2+ और एक होता है +2, तो दोनों को समझना चाहिए आपको। ये 2+ का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज बता रहा है, ये नंबर ऑफ चार्ज, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2 है, यानी 2 ठो, अगर आप ठेठ भाषा में बोलेंगे 2 ठो पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ +2 का मतलब है ये ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ये +2 है, +2 का मतलब +2 है। तो ये दोनों चीज आपको आप समझ में आना चाहिए। ऑलरेडी मैं ये क्लास 11th के इसमें बता चुका हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में, आप देख सकते हो जाके वहाँ पे। तो उसके बाद बाकी बच्चों आप खुद कर सकते हो।
इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, ये चीज़ आप खुद करके देख लो कितना कितना आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होता है या कॉम्प्लेक्स एंटिटी होता है, इसमें दो ही चीज़ होता है, एक CMA होता है एंड लिगेंड्स होता है। तो इसमें CMA और लिगेंड्स होता है, तीन चीज तो होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, लिगेंड्स और काउंटर आयन बाहर में होता है, काउंटर आयन बाहर में होता है, इधर होगा या इधर होगा। तो अब यहाँ पे सारा खेल CMA सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल एटम का आयन ही तय करता है। तो अब ये आयन जब इस कंपाउंड फॉर्म में होता है तो इस आयन या एटम के पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोले तो एक तो उसका अपना नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन जब वो कंपाउंड के फॉर्म में आता है तो कई तरह की बात होती है। कुछ तो इलेक्ट्रॉन वो देता है जिसको प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं हम लोग, और कुछ लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन वो लेता है जिसको हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अब ये लेन देन की बात हुई, उसके बाद अगर CMA के पास इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है उसी को हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये सिज्विक ने इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया है, शॉर्ट में EN लिखते हैं। इट इज द रिजल्टेंट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CMA और आयन। सेंट्रल मेटल एटम या आयन का ये रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कब? आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर एटम ऑफ लिगेंड्स, यानी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उनके पास कितना वो इफेक्टिव नंबर्स बनता है। या अगर वो आयन है तो आयन का मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है किसी को तब वो आयन बना है। न्यूट्रल है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हुआ है, बिल्कुल इंटैक्ट है। दूसरा है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर तय करता है कि वो कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। द कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल इफ EAN कोइंसाइड विद द इनर्ट गैस। कहा जाता है कि किसी अगर सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर वो कोइंसाइड कर जाता है, अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हो जाता है इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से, तो कहा जाता है कि वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो ये तय करेगा कि उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना कितना होता है, वहां से समझ में आ जाएगा। अब ये EAN के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ये फॉर्मूला होता है Z ऑफ CMA। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, यानी सेंट्रल मेटल का कितना एटॉमिक नंबर है, उसका जो अपना ओरिजिनल एटॉमिक नंबर है वो। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, यानी कितना इलेक्ट्रॉन उन्हें किसी को दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर चार्ज डेवलप होगा जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कहते हैं हम लोग। दूसरा है उन्होंने लॉस किया तो इसलिए माइनस हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, और ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उतना प्लस कर दिया हमने। अगर लॉस हुआ है तो माइनस कर दिया, और अगर उन्होंने लिगेंड से लिया है, लिगेंड से तो लेगा ही, चूंकि अगर लिगेंड्स नहीं थे फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा नहीं। बट लॉस होने वाली बात हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। कभी कभी वो CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम रहता है, कभी कभी वो CM सेंट्रल मेटल आयन रहता है। तो आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन उन्होंने लॉस किया है। तो अब इसमें से हम लोग यहाँ पे इसको समझने के लिए प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दे रखा है, तो मैं एक बता देता हूँ, आप इसको समझ सकते हो कैसे करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि यहाँ पे अगर हमें निकालना है फाइंड EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर एंड आयरन इन, या दो कंपाउंड हमने दे रखा है, एक कॉपर के फॉर्म में है, यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या कॉपर है, और यहाँ पे आयरन है। ये तो आप समझ रहे हो। तो अब ये कह रहा है कि इसके हिसाब से इसके मुताबिक आपको इसका इफेक्टिव नंबर और इस कॉपर का इफेक्टिव नंबर आपको निकालना है। तो अब निकालने के लिए थोड़ा सा आपको बैक यानी पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। पीछे की तरफ चलने का मतलब है क्लास 11th में आपने जो पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या उससे रिलेटेड उसका एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन करना SPDF में, तो ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे मान लो दोनों में से किसी को भी आप लेके चल सकते हो। मान लिया हमने आयरन को ले लिया,
तो अब ये आयरन की जब बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग Z कहते हैं, तो Z आपको पता होना चाहिए, थोड़ा कुछ एलिमेंट्स का, कॉमन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 26 है। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आप कर दो ज़्यादा बेहतर होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे इसको काउंट करके देख लो कितना आया है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को, ये 2 2 4 और 6 10 हो गया, 10 और ये 18 हो गया। अब ये 4s2 के बाद 3d आता है। तो अब अफवाह प्रिंसिपल में देखे होगे तो यही उसका सीक्वेंस रहता है। तो आप काउंट करो, ये 10 हो गया, यहाँ से 10 20 हो गया, और ये 6 यहाँ पे 6 चला गया d के पास, यानी d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो बहरहाल इसका एटॉमिक नंबर जो है कितना है 26 है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालने के लिए हम लोग करते क्या, इस कंपाउंड को लेके आते हैं। मान लिया लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x मान लिया। तो अब पूरे कंपाउंड को देखो यहाँ पे, चूंकि काउंटर आयन या पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज बोला जाए तो +1 होता है। तो 4 है तो 4 प्लस यानी पॉजिटिव हो गया। अब चले आते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, और यहाँ आयरन का हमने x मान रखा है। अब आप साइनाइड जो है, ये साइनाइड आयन है, ये आपको उसके ऊपर में -1 चार्ज होता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ जितने भी लिगेंड्स है, वो लिगेंड्स में एक चार्ट दिया हुआ मैंने, वो चार्ट आप देखोगे वहां पे चार्ज डेवलप बताया गया है कि उसके अंदर चार्ज एक माइनस रहता है। तो एक माइनस चार्ज अगर है तो यहाँ पे 6 ये डोनर है, यहाँ पे एक साथ में कोई एक डोनेट करता है, चाहे तो कार्बन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन करेगा, कोई एक डोनेट करता है। ये मोनोडेंटेट है यानी एक एटम डोनेट कर रहा है। तो यहाँ 6 है, तो 6 का मतलब है कि इसका 6 डोनर एटम इनके साथ अटैच है, यानी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वो आ जाएगा, बाद में उसको करेंगे। अब यहाँ पे हमने कहा कि 6 है और एक Cn का चार्ज -1 डेवलप होता है। हमने सारे चार्जेस को यहाँ पे ऐड कर लिया। अब कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया। अब अगर यहाँ पे देखोगे 4 + x और ये हो जाएगा -6 = 0। यहाँ पे हो जाएगा आपको 6, यहाँ -6 है और 4 यहाँ पे प्लस है, तो -2 आ जाएगा बच्चों =0, यानी x यहाँ पे 2 आ गया। यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 चीज हमें मिल गया। एक तो मिला हमें कि उसका Z कितना है, तो Z हमने कहा कि 26 आ गया। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करा तो ये आ गया आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब उसके बाद हम लोग लिगेंड्स की बात करते हैं। तो हमने कहा कि इसमें से कार्बन और नाइट्रोजन में से कोई एक डोनेट करता है। जब कोई एक डोनेट करता है इसका मतलब है कि एक डोनर है, यहाँ 6 है तो 6 डोनर है, तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे टोटल 6 हो गया। अब ये सारे वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूला में सेटअप करते हैं। आप चाहो तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हो, तो आप इसको लिख लेना। मैं इसको यहाँ से करता हूँ इरेज। अब इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में सेट करते हैं। अब फॉर्मूला में लिखेंगे EAN ऑफ आयरन के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो अब आ जाएगा Z ऑफ CMA के Z कितना है यहाँ पे 26 है। उसके बाद माइनस करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, तो ये 2 में आ गया। उसके बाद प्लस आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, जिसको हम लोग इनफैक्ट डोनर एटम्स कहते हैं यहाँ पे। तो कितना गेन किया, वो 6 गेन किया। यहाँ पे डोनर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 हमने डाल दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया, अब यहाँ पे 26 और प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे या 26 में 2 माइनस कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको 24 + 6, तो ये हो गया 30। यानी इस कंपाउंड में आयरन का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो 30 है। तो आप इसको आराम से अब निकाल के देख सकते हो बच्चों, खुद देख लेना। अब अगला आता है नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मेन
टॉपिक अब आ रहा है वो ये है कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको लिखने के लिए आएगा। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th बोर्ड के लिए तो समझो कि फिक्स है, वैसे नीट वगैरह एग्जाम में भी रहता है, बट 12th बोर्ड के लिए फिक्स है। तो आप ये कैसे आप उसका नामकरण करोगे, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मैंने नहीं किया, बहुत सरल वे में मैंने इसको एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में रखा है, बिल्कुल सिंपल वे में। किताबों में बहुत सारी बातें उसमें दिया गया है, तो मेरा मानना है कि उन सारी बातों को अगर इग्नोर करते हुए सिर्फ चंद बातों को दिमाग में रख लो तो आप सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम यानी नोमेनक्लेचर आराम से कर लोगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमें देखना यह है कि नेम ऑफ कैटायन इज गिवन फर्स्ट। कैटायन का नाम पहले होता है। अब सवाल है कि कैटायन का मतलब क्या हुआ। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और काउंटर आयन यहां पे है, तो जो फर्स्ट पहले आता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और बाद वाले को नेगेटिव बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव। या मे बी के काउंटर आयन पहले हो और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में हो, तो जो पहले होता है ये पॉजिटिव माना जाएगा और बाद वाले को नेगेटिव माना जाएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर काउंटर आयन नहीं है तो फिर इसके ऊपर में सब स्क्रिप्ट फॉर्म में उसका चार्ज रहता है, चाहे वो पॉजिटिव में चार्ज होगा या फिर नेगेटिव में चार्ज होगा, या अगर चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल होगा। तो कहा जाता है कि जो भी हो, जो कैटायन फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में, तो उसका नाम आपको पहले लिखना पड़ेगा। अगर इस तरह का है तो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले लिखना पड़ेगा, बाद में काउंटर आयन। और इस तरह का है तो काउंटर आयन नाम पहले होगा और उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम होगा। एक तो ये तय हो गया। नेम्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर सेपरेटेड बाय ए स्पेस। इसको हम लोग कैटायन बोलेंगे पहले वाले को, बाद वाले को एनायन कहते हैं। जब इसका नाम लिखते हैं हम लोग तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबका नाम तो बिल्कुल एकदम बिना स्पेस का होगा, कंटिन्यूअस होगा। और जब ये नाम लिखने के बाद जब काउंटर आयन का नाम लिखा जाएगा, जिसको हम एनायन भी कहते हैं अगर लेफ्ट साइड में है, तो ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इसका नाम लिखते हैं हम लोग, यानी दोनों का नाम कंटिन्यू नहीं होता है, विदाउट स्पेस नहीं होता है। कैटायन एनायन के बीच में एक स्पेस आता है। या यूं कहो, सिंपल भाषा में यूं कहो कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कॉम्प्लेक्स एंटिटी और काउंटर आयन के दोनों के नाम के बीच में थोड़ा सा एक स्पेस हम लोग छोड़ते हैं। सिंपली इसको आप समझ सकते हो। विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स होता है तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो ही चीज होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और उसके बाद लिगेंड्स आता है। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना पड़ेगा। और लिगेंड्स अगर एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन वन लिगेंड्स है तो उन सब का नाम अल्फाबेटिकली, जो आप नोमेनक्लेचर जनरल क्लास 11th में पढ़ा है, अल्फाबेटिकली उसको तय करना पड़ेगा। उसके बाद जो है नाम आएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम का, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। मतलब 0 है तो 0 है, उसके बाद 1 है तो इस तरह से रोमन न्यूमेरल्स में इसको लिखना है। ये इसमें अरेबिक डिजिट्स में 1 2 3 इसमें नहीं लिखना है, इस न्यूमेरल्स में नहीं लिखना है इसको। उसके बाद आता है इफ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव या न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, या अगर चार्ज है तो पॉजिटिव है, या यूं कहो कि कंपाउंड में ये पहले है और काउंटर आयन बाद में है तब भी इसको पॉजिटिव मानते हैं। तो कहता है कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो इसमें जो CMA का नाम है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम है, वो एलिमेंट का नाम होगा। एलिमेंट का नाम का मतलब है, जैसे अगर हम एलिमेंट यहाँ पे Ag बोले तो एलिमेंट का नाम यहाँ पे हम लोग सिल्वर बोलते हैं कि ये सिल्वर है ये, लेकिन इसका लैटिन नेम अर्जेंटेट होता है, अर्जेंटेट। तो कह रहा है कि आपका जो एलिमेंट नेम है, जनरल जो नेम आपको दिया गया है केमिस्ट्री में, वो आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आ गया, अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी हमारा नेगेटिव आ गया, तब तो फिर CMA का नाम चेंज हो जाएगा। CMA के नाम के लास्ट में यहाँ पे 8 लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ये सिल्वर का नाम, यहाँ पे एलिमेंट का नाम है सिल्वर, लेकिन जब हमारा एंटिटी नेगेटिव में आ जाए तो उस समय हम सिल्वर का नाम सिल्वर नहीं लिख करके यहाँ पे अर्जेंटेट लिखेंगे, क्योंकि नाम के आखिर में 8 आएगा। उसी तरह से अगर हमारा Fe आयरन, ये एलिमेंट नेम हमारा आयरन है, अगर ये पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है,
तो उस समय अगर आयरन आता है CMA तो उसके नाम में आयरन ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये नेगेटिव है बच्चों, तो इस समय आयरन नहीं लिख करके इसका फेरम यानी फेरेट लिखना पड़ेगा, इसका नाम आ जाएगा फेरेट। तो इस तरह से लिगेंड्स का नाम कैसे कैसे चेंज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड लिगेंड्स हमने आपको चार्ट में दे रखा, उस चार्ट के हिसाब से वो लिगेंड्स का नाम कैसे चेंज होता है। और बाकी उसके साथ जो CMA का नाम है, लिगेंड्स का नाम है, वो सारे नाम्स को लेकर के उसके नोमेनक्लेचर कंप्लीट कैसे करते हैं, तो इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके जस्ट बाद कंसिक्वेंट, इसके जस्ट बाद जो मेरा एक वीडियो आ रहा है वो आप उसको ज़रूर देखो, इसके बाद वो आपको सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।